Jai Gurudev student, class 8th. Today's our chapter is civics, chapter 2nd, ideas and ideals of the Indian Constitution. यानी हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ विचार और आइडियाज़ यानी कुछ आइडियल्स यानी आदर्श हमारे भारतीय संविधान के. तो सो स्टूडेंट, ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल our leaders they devoted considerable time in imagining a thinking what a free India would be like. हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे नेता थे जिन्होंने आज़ादी के लिए दौरान संघर्ष किया था, उन्होंने इमेजिन और थिंकिंग कल्पना करना और सोचना शुरू कर दिया कि एक भारत आज़ाद कैसा होना चाहिए, आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए. सो अंडर द ब्रिटिश रूल वी वर फोर्स्ड टू ओबे द अथॉरिटेरियन रूल इम्पोज्ड बाय देम. और ब्रिटिश रूल के द्वारा हम बाध्य किए जाते थे, कुछ हमारी अथॉरिटी का रोल था जो हम पे लादा गया था. सो दिस लॉन्ग स्लेवरी अंडर कॉलोनियल रूल मेक आवर लीडर डिसाइड द फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी. तो इस तरह देखा गया कि लंबी दास्ता जो दास भरा जीवन हमने जिया ब्रिटिश शासन के दौरान, तो हमारे नेताओं ने डिसाइड किया कि भारत को अब फ्री होना चाहिए और वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, भारत में लोकतंत्र होना चाहिए. सो वेयर देयर इज़ अ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी फॉर ऑल, हेंस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो इस प्रकार सभी का बराबर सम्मान होना चाहिए. और तो तुरंत ही आज़ादी के बाद ही निश्चय किया गया एक संविधान सभा बनाने का, जो कि भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए एक संविधान बनाएगी. सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 300 मेंबर्स. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा में 300 मेंबर थे. दे लुक 3 years टू कंप्लीट दिस रिगोरस एंड चैलेंजिंग टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. और इन्होंने लगभग 3 साल, यानी अगर देखा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा संविधान को बनने में. तो ये चैलेंजिंग जो टास्क था, इसको बनाने में इतना समय लगा और पूरा किया गया. वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बन रहा था, तो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केप्ट इन देयर माइंड द वेरियस रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़ ऑफ इंडिया. तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो लीडर्स थे, उनके दिमाग में जो हमारे विभिन्न धार्मिक, जो भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा बोली जाने वाले, विभिन्न समुदाय के लोग, सांस्कृतिक विभिन्न अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, इन सब की आइडेंटिटी उनके दिमाग में थी. सो बिसाइड द डाइवर्सिटी स्पेशल एम्फेसिस वाज गिवन टू द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. विविधता के बजाय इन्होंने एक विशेष प्रभाव डाला है, दिया है जो समस्या थी कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जाति और लिंग भेदभाव की, उस पर एक अच्छा इन्होंने बेहतर नियम बनाए हैं. एट दिस टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड, और उस दौरान जब हमारे संविधान बन रहा था, इंडिया अंडरवेंट अ ग्रेट सेटबैक. भारत जो है ग्रेट सेटबैक, इट वाज एज्यूम्ड दैट द पार्टीशन वाज इनएविटेबल. और एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब भारत 2 भागों में विभाजित हुआ था. वाज इनएविटेबल सिंस सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन. तो कुछ हमारे इंडियन स्टेट, कुछ हमारे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, यानी जहाँ पे अभी भी राजा शासन करते थे, ऐसे भी कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने मना कर दिया था भारत में मिलने से. सो हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे जो संविधान निर्माता थे, वर डिटरमाइंड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन दे कुड रिफ्लेक्ट आवर रिच डाइवर्सिटी एज वेल नेशनल यूनिटी. तो इस प्रकार उन्होंने हमारे संविधान में कि देखा कि ये हमारे लिए अगर नहीं मिलेंगे तो समस्या खड़ी कर देंगे, जिसके लिए उन्होंने निश्चय किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए सो दैट कुड रिफ्लेक्ट आवर रिच डाइवर्सिटी, जिससे कि हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है वो लोगों तक पहुँचे, दिखे, और एक राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो. तो इसके लिए उन्होंने इनको भी, जो प्रिंसली स्टेट थे, फोर्सफुली अपने में मिला लिया. सो द साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्लेन बिलो. दीज फीचर्स विल हेल्प अस to understand the noble effort made by our constitution makers to make India a truly democratic country. जो साइलेंट फीचर थे हमारे भारतीय संविधान के,
वो नीचे दिए जा रहे हैं। तो क्या क्या सैलिएंट फीचर थे जिससे कि हमारे संविधान को एक आदर्श संविधान बनाया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल क्या है? इज़ द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का एक शुरुआत है, मतलब कि इंट्रोडक्शन है। सो इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द गोल्स आइडियोलॉजीज़ ऑफ द इंडियन पीपुल। ये बताता है हमें भारत के जो लोग हैं उनका लक्ष्य क्या है और उनकी विचारधारा क्या है। हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स यूज्ड इन प्रियम्बल। अब हम बात करेंगे जो हमारे प्रियम्बल में कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनको देखेंगे क्या मतलब है। सबसे पहला तो शब्द है सोवरेन, जिसका मतलब होता है संप्रभुता। सो इसका मतलब है कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से स्वतंत्र हैं, यानी हमें जो है किसी अन्य देश, जो और भी देश हैं, वो हमारे किसी भी मामले में दखल नहीं दे सकते। सोशलिस्टिक समाजवादी, सो इट मीन्स दैट एवरीवन इक्वल, everyone it means that everyone equal in the society and no discrimination can be made on the basis of caste, religion, gender and color or creed। कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो सेकुलर की बात यहाँ आ गई। तीसरा जो शब्द है हमारा सेकुलर, सो द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन ऑल रिलीजन इन्जॉय। और यानी हमारा जो राज्य है यानी भारत है, वो किसी भी धर्म को महत्व तो नहीं देता, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, बल्कि सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं। सो द सेम प्रेस्टीज एंड इम्पोर्टेंस, हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं और सभी को बराबर सम्मान मिलता है। सो डेमोक्रेटिक की बात करें, लोकतंत्र, सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली और इकोनॉमिकली। सभी भारत के नागरिकों को ये अधिकार है कि अपनी राय, अपना सलाह जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से अपनी राय या सुझाव दे सकते हैं। रिपब्लिक की बात करें, फोर्थ है रिपब्लिक। तो द हेड ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग the constitution should be elected by the people, he should not be a hereditary ruler। रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे कि हमारा जो देश है, संविधान ऐसा बनाया गया है कि कोई भी जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यानी हमारे जो राज्य देश के मुखिया होते हैं, यानी चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे राष्ट्रपति हों, उनको लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। जबकि शी शुड नॉट बी एन हेरिडिटरी रूलर, हमें कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं चाहिए। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत, यानी एक के बाद पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरह। तो इस तरह की रिपब्लिक में और भारत के लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जस्टिस की बात करें, न्याय, सो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल जस्टिस टू ऑल। हमारा संविधान ये गारंटी देता है सभी को समान न्याय की, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से। लिबर्टी की बात करें, एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू चूज़ हिज हर प्रोफेशन। सभी नागरिकों का अधिकार है वो अपना किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इक्वलिटी की बात करें, सो ऑल सिटीजन आर कंसीडर्ड इक्वल बिफोर लॉ। हमारे जितने भी नागरिक हैं सभी कानून के समझ से बराबर हैं। एवरीबडी शुड बी ग्रेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्फ, और सभी को अपनी को डेवलप करने का बराबर अवसर मिलता है। फ्रैटर्निटी की बात करें, सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन। जैसा कि भारत में है बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज की बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सो टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी एंड फॉलो पॉलिसी ऑफ यूनिटी। तो इस तरह की डाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और फॉलो पॉलिसी ऑफ यूनिटी, एकता की कुछ नीति अपनाने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। तो हमें लोगों के बीच भाईचारे की भावना विकसित करनी होगी, और ब्रदरहुड एमंग इट्स सिटीजन, और अपने नागरिकों के बीच। फेडरलिज्म की बात करें यानी संघवाद, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है संघ शासित। तो गवर्नमेंट, संघवाद इसे कहते हैं फेडरलिज्म। तो इसका मतलब होता है दिस मीन्स दैट देयर आर लेवल ऑफ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ तीन लेवल पे गवर्नमेंट पाई जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट।
तो हम कह सकते हैं पंचायती राज थर्ड लेवल पे हमारी गवर्नमेंट आती है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट एंजॉयज ऑटोनॉमी, एक्सरसाइजिंग पावर टू सर्टेन इश्यूज आर नॉट सिंपली एजेंट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं और उस शक्तियों में कोई भी केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। और यहाँ पे राज्य को कुछ विषय दिए गए हैं कार्य करने को, केंद्र सरकार को कुछ विषय दिए गए हैं कार्य करने को, और कुछ ऐसे विषय हैं जो से दोनों कानून बना सकते हैं। और जब भी कभी दोनों के बीच विवाद होता है तो वो कानून केंद्र सरकार का माना जाएगा। तो कुछ विषय हैं जैसे कि केंद्र सरकार को 97 सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर यहाँ देखो तुम लोग, हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट को 66, और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब होता है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सके और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सके। लेकिन दोनों के बीच कॉन्करेंट लिस्ट में ये बात है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उसके अगर उसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट की बात है यहाँ पे। बाकी जो 66 दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, इस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएंगे, यानी राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, केंद्र सरकार इसमें कोई दखल नहीं दे सकती। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इंडिया हैज़ एन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर हेड ऑफ द स्टेट इज़ अ नॉमिनल हेड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा जो राज्य का मुखिया होता है, यानी देश का जो हेड होता है, वो नॉमिनल हेड कहलाता है। सो द सिटीजन ऑफ द स्टेट हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव। हमारे भारत नागरिकों को डायरेक्ट ये नियम होता है अपने प्रतिनिधि चुनने का। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू द पीपल। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, सांसद जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारे पब्लिक के प्रति जवाबदेही होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द नॉमिनल हेड वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल हेड। प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे नॉमिनल हेड हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हमारे रियल हेड कहलाते हैं, यानी जो वास्तविक शासन होता है वो इन्हीं का होता है। सो दे आर आल्सो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, शक्तियों का विभाजन, तो एज मेंशन अर्लियर द स्टेट हैड 3 ऑर्गन्स। हमारे राज्य में, हमारे देश में 3 तरह के अंग काम करते हैं। पहला द लेजिस्लेचर, दूसरा द एग्जीक्यूटिव, अगर देखा जाए यहाँ तो द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ठीक है, तो अब इनका क्या क्या काम है? लेजिस्लेचर का क्या काम है? मेक्स लॉ। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एग्जीक्यूट्स द लॉ, यानी कानून को पालन करवाना, लोगों के बीच ले जाना, कानून को लागू करवाना, मेड बाय द लेजिस्लेचर। और जुडिशरी का क्या काम है? एंड द जुडिशरी रिफर्स टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये हमारे जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, यानी जो भी कानून तोड़ेगा उसको ये सज़ा देंगे। तो इस तरह करके सबके अलग अलग कार्य डिसाइड कर दिए गए हैं और टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर, किसी भी को ज़्यादा पावर नहीं दी गई है। कोई भी अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो और तीनों ऑर्गन को हमारे संविधान में जो है तीनों ऑर्गन एक दूसरे के प्रति जो है जवाबदेह हैं और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं। द अकाउंटेबिलिटी की बात करें, यानी जवाबदेही की, सो मेंटेन द डेमोक्रेटिक रिलेशन, द कंट्री हैज़ आल्सो इंश्योर बैलेंस ऑफ पावर। तो हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है उसको एक पावर को संतुलित करके लोगों, इन जो ऑर्गन हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इनको दिया गया है कि कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ न कर पाए। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, ये क्या होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आर द ज्वेल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान के जो है रत्न हैं, यानी कि दे आर द बेसिक राइट्स, इन्हें बेसिक राइट्स भी कहते हैं, आधारभूत अधिकार, विच हैव बीन गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। ये हमारे संविधान द्वारा गारंटी द्वारा लोगों को दिए गए हैं और जो कि हमारे नागरिकों का पूरी तरह से विकास करते हैं। दे आल्सो गिव प्रोटेक्शन टू द पीपल अगेंस्ट द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। दे आल्सो गिव प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं टू द पीपल अगेंस्ट द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। कोई भी राज्य जो है अगर किसी पब्लिक को अनावश्यक परेशान करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन भी ले सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, और फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसेबल हैं, यानी
न्यायिक हैं, दैट दे कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी इसको चुनौती दी जा सकती है, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। दे इंक्लूड सोशल पॉलिटिकल, इनमें शामिल है हमारे सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक राइट्स। एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। देखा जाए तो हमारे इस समय 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे संविधान द्वारा निश्चित रूप से दिए गए हैं, गारंटी दिए गए हैं। सो कौन कौन है 6 फंडामेंटल राइट? तो यहाँ पे दिया गया है, अगर देखो तुम लोग तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बिसाइड द फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो गारंटीज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमें कुछ ऐसे राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिसमें सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम किए जाएं, लेकिन इनको हम कोर्ट में चुनौती चैलेंज नहीं कर सकते। तो और हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट हमारा। और बिसाइड द, और जो हमारा फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं ये आयरलैंड से लिया गया है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारी कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से, ठीक है, ये रशिया से लिए गई हैं। तो देयर कैन नॉट बी राइट विदाउट ड्यूटीज़। अब अगर हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति, तो इन्हीं कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखा गया है। ये 42nd अमेंडमेंट में, इसको 42nd अमेंडमेंट में एक्सेप्ट किया गया था इंडिया में 1976 में। ड्यूटीफुल सिटीजन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो देम, और हमारी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम कानून का पालन करें और शांतिपूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इसके लिए रिस्पेक्ट द नेशनल, हमें अपने जो राष्ट्रध्वज है, नेशनल फ्लैग है, इसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, इसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो ये सब हमारा जो है इनका सम्मान करें। एंड द अदर नेशनल सिंबल, और जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं इनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और अपनी संप्रभुता, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी और अखंडता को बनाए रखना है हमें। तो इस प्रकार इसके लिए बहुत सारे NGOs बनाए गए हैं जो कि हमें समय समय पर अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। अब बात करें सेकुलरिज्म, इसका मतलब होता है, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं, किसी भी धर्म को प्रमोट न करना, यानी किसी भी धर्म को न मानना, बल्कि सभी धर्मों को बराबर समझना और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना। यानी किसी भी नागरिक को अधिकार है वो अपने धर्म को मान सकता है, उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म की बुराई करें और अपने धर्म का प्रचार करें, इस तरह नहीं। हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे, हमें दूसरे धर्म के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो इस तरह करके ये हमारा सेकुलरिज्म कहलाता है। और अगला अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे रिलीजन, तो राइट टू फ्रीडम इज़ रिलीजन फंडामेंटल राइट। इस प्रकार हमें धर्म की स्वतंत्रता की गई है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, जिसमें कि सभी नागरिक अपने जो है धर्म को मान सकते हैं बिना किसी हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ अदर, यानी हम दूसरे की किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।